इस वीडियो में दी गई जानकारी हुसैन जैदी की शुरुआती अपराध पत्रकारिता और उनकी प्रकाशित या भविष्य में आने वाली किताबों पर आधारित है। हमारे चैनल का मकसद उन लोगों की कहानियां बताना है जिन्होंने अपराध का रास्ता चुना और गलत काम किए। हम किसी अपराधी या उनके अपराधों का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीखें और अपराध के रास्ते से दूर रहें, क्योंकि यह रास्ता अंधकार की ओर ले जाता है, जहां से लौटना बेहद कठिन होता है। दोस्तों, मेरे फेवरेट रीडर्स एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल मेरे मोटिवेटर्स, हम अपनी सीरीज की आज चौथी कहानी लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये अजीब लोग थे। मतलब गैंगस्टर कैसा होता है हम सब जानते हैं, शुरू से मतलब चाकू छुरी चलाते हुए बड़ा हो और कत्ल करे और लोगों को मारे, एक गैंग को डिफीट करे, दूसरी गैंग पे ख़त्म करके अपना कब्जा जमाए, अपने आप को स्प्रेड आउट करे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन दाऊद इब्राहिम, वी हैव सीन छोटा शकील, वी हैव सीन छोटा राजन, वी हैव सीन समद खान, करीम लाला। ये सारे अपने आप में एक स्टीरियोटाइप्ड क्लिशेड गैंगस्टर्स थे। स्टीरियोटाइप समझते हैं आप? मतलब जैसा कि हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, इनके बारे में कोई भी चीज़ वियर्ड नहीं थी, इनके बारे में कोई चीज़ अजीब व गरीब नहीं थी। ये सब गैंगस्टर्स थे, खून खराबे के शौकीन, माल और दौलत लूटने की लालच और इस दुनिया में जितना कुछ हो सके उस पर कब्जा करना। हम इस सीरीज के अंदर जो कहानी कर रहे हैं वो उन लोगों के बारे में जिनका प्रोफाइल इनसे अलग है। अजीब प्रोफाइल था। फॉर एग्जाम्पल, एक पहलवान है, वो डॉन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक भाजी वाला है, वो डॉन बन जाता है, जो प्लास्टिक सर्जरी करा लेता है। तो एक इंजीनियर है, वो डॉन बन जाता है। आइए एक ऐसे ही आशिक गैंगस्टर की कहानी हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसने क्या कुछ नहीं किया अपने इश्क के लिए। शुरुआत कहाँ से करते हैं? इस आदमी की लाइफ से कि ये आदमी एक टेलर था, दर्जी, और चेंबूर के एरिया में रहा करता था। विक्रोली इलाके में जाके ये कपड़े सिया करता था एक दुकान पर। इसका नाम क्या था? राजन महादेव नायर। मैं 1970s की आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उस जमाने में मुंबई अंडरवर्ल्ड में शायद ही कोई केरला का गैंगस्टर होगा। तो ही वॉज द फर्स्ट, जो अपनी स्लैंग लैंग्वेज में कहेंगे कि पहला मल्लू गैंगस्टर जो मुंबई के अंदर हुआ, वो था राजन नायर। टेलर था बेचारा, मेहनत कश था और काम कर रहा था। लेकिन 1970s में एक टेलर को कितने पैसे मिल जाते हैं? यानी 30-40 रुपए से ज्यादा वो नहीं कमा पाता था। लेकिन ख्वाब बड़े बड़े, और जिंदगी में जो है कुछ ना कुछ मतलब बनना है, कुछ ना कुछ करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई साहब का, इनको इश्क हो गया। और ये इश्क में ऐसे गिरफ्तार हो गए कि इनको और कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, ये कमाल की बात है कि जब इंसान जब तक फोकस्ड रहे, या जब तक एक लड़की के चक्कर में ना पड़े, या इश्क की गिरफ्त में ना आए, तब तक वो नॉर्मल रहता है, सेंसिबल रहता है, स्मार्ट रहता है। जहाँ पर मोहब्बत का बुखार उसके दिमाग पे चढ़ जाता है, फिर इसकी लाइफ में कुछ दिखता नहीं। राजन के साथ यही हुआ। अब वो लड़की को पता नहीं कि ये टेलर है, ये मजदूरी करता है, उसको लगा ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। राजन ने उसको इस किस्म का इंप्रेशन दिया, क्योंकि उसको डर था कि अगर ये लड़की को पता चल जाएगा मैं एक टेलर की दुकान में काम करता हूँ, तो लड़की मुझे छोड़ के भाग जाएगी। और राजन उसको घुमाने फिराने लगा, और वो लोग घूमने लगे और फिरने लगे, और राजन उस पर पैसे खर्चा करने लगा। बट फिर कहाँ, मतलब कितने पैसे होंगे, कितना खर्च करेगा, क्या करेगा? उसको लग गया कि उसे कुछ और करना चाहिए। राजन ने टेलर की दुकान में काम करते करते अब दूसरा एक साइड जॉब पकड़ा, एक ऑफिस में। तो नेचुरली कि उसको एक्स्ट्रा अगर किसी ऑफिस में जाकर काम करेगा तो कितना मिल जाएगा? मे बी 20 रुपीज़ पर डे। तो 40 रुपये रोज और में 20 रुपये ऐड कर दिए, 60 रुपये। यहाँ उसका मामला
जो है स्ट्रगल का ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो और परेशानी में आने लगा। एक दिन उसकी प्रेमिका की जो है वो बर्थडे आ गई। आपको पता है सारे रोमियोज जो हैं वो अपनी प्रेमिका की बर्थडे में बहुत परेशान हो जाते हैं। यही मसला जो है राजन का हो गया। राजन ने सोचा अपनी प्रेमिका को कुछ गिफ्ट दिया जाए। उसने जाके अपने जिस ऑफिस में काम कर रहा था उससे एडवांस मांग लिया। बॉस को उस पर बहुत गुस्सा आ गया। भैया तुमको लग के अभी क्या हुआ है, महीना 2 महीने तुमको जो है वो हुए नहीं है और तुम अभी से एडवांस मांग रहे हो, तुम किसी लायक नहीं हो। जो भी बातें बातें सुना दी लोगों ने। आज के ज़माने में तो फिर भी लोग जो है कम जिल्लत महसूस करते हैं। उस ज़माने में ऑफिस के लोग जो है अपने आप को रियली बहुत बड़ा सेठ समझते थे और वो वर्कर्स को अपना गुलाम समझते थे। राजन को इसने इतना बुरा भला सुनाया कि राजन जो है वो परेशान होकर रह गया और फिर वो आके बाहर बैठ के सोचने लगा क्या करूं, अपनी इस गर्लफ्रेंड का मुझे जो है गिफ्ट देना है और मेरे पास पैसे नहीं है। जला भुना तो था ही वो। अचानक उसने सोचा कि मैं ऑफिस में घुस जाता हूँ और फिर जो कुछ भी जो है वो मुझे मिल जाएगा, मैसर होगा, मैं वो जाके बेच दूंगा और जाके अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दूंगा। घुस गया ऑफिस में वो किसी तरह से, ताला खोल खाल के, और पूरा ऑफिस छान मारा। फाइलें, कुर्सियां, टेबल, पंखे, यही सब उसको दिख रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्या ले जाऊं। यहाँ तो कोई चीज कीमती रखी ही नहीं है उसने। बहुत गौर फिक्र कर देखा कि एक टाइपराइटर पड़ा हुआ था, जो उसको लगा कि तमाम चीजों से ज्यादा जो वैल्यू की चीज है वो ये टाइपराइटर है। राजन ने उस टाइपराइटर को ही उठा के ले आया। बहुत भारी और बड़े हुआ करते थे, अब तो इन्हें खूबसूरत से छोटे से टाइपराइटर आ गए, अब तो लैपटॉप आ गया है, अब तो बात एकदम जो है बदल गई है। मैं आपको ले जा रहा हूँ 1970s में, जो आज से तकरीबन 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो टाइपराइटर जो है ये राजन ने बाहर जाके बेच दिया, उसको 200 रुपये मिले। बहुत खुश हो गया और खुश होकर के उसने जो है वो टाइपराइटर की कामयाबी उसको अच्छी लगी। यार ये एक ऐसी चीज, अच्छा मालिक को ख्याल में भी नहीं आया कि ये राजन ने चोरी किया होगा और उसको लगा टाइपराइटर पुराना था और क्या कंप्लेंट लिखूं, पुलिस वाले ऐसे ही सताएंगे। उसने की नहीं कंप्लेंट। राजन को लगा इस चोरी से बच गया, अब वो और ऐसी चोरियां अंजाम दे सकता है। राजन ने उसके बाद एक ऑफिस में निशाना दे करके टाइपराइटर चोरी करना शुरू किया। मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि आप अपनी जहन पे थोड़ा सा जोर डाल के तसव्वुर करें कि किस तरह से उस पूरे इलाके के ऑफिस, विक्रोली, चेंबूर, भांडुप, मुलुंड, घाटकोपर और इस साइन के पूरे इलाके के ऑफिसों को एक आदमी ताक में रखता है और फिर जाकर के वहां से टाइपराइटर चुरा के निकल जाता है ना। कमाल की बात, ये सिलसिला 1-2 महीने नहीं 3 साल तक जारी रहा। हर हफ्ते एक ऑफिस का टाइपराइटर गायब हो जाता है और किसी ऑफिस वाले को ये तकलीफ नहीं होती कि जाके कंप्लेंट लिखा दे। वो लोगों ने तवज्जो भी नहीं दी और जाहिर सी बात है, कुछ ज़माने का, आज का सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं जो लोग फ़ौरन पोस्ट कर दें मेरा टाइपराइटर गायब है। ये लोगों ने आपस में उनको समझ लिया और शायद लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि अगर भांडुप वाले को क्या जरूरत पड़ी है साइन वाले से पूछे और चेंबूर वाले को कैसे पता चलेगा कि किसी ने जो है विक्टोरिया में किया है। तो वो कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा था और ये अपना टाइपराइटर चोरी का मामला जारी रखे हुए थे। शायद राजन की इस टाइपराइटर चोरी की बात कभी खुलती ही नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो कहावत है, बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि खुदा कभी किसी गुनाह को बहुत लंबे अरसे तक नहीं चलने देता, उस पे से पर्दा हटा देता है। राजन के साथ ऐसे ही हुआ, एकदम अचानक तरीके से उसका जुर्म जो है वो लोगों के सामने आ गया। भोईवाड़ा की पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी जेवरात की चोरी, और जेवरात की चोरी का ढूंढते ढांढते वो लोग पहुंच गए चोर बाजार, जिसका नाम एक्चुअली है मटन स्ट्रीट, यानी जहाँ पे शायद वो लोग जो हैं वो मटन बेचते होंगे और मटन की काफ़ी दुकानें होंगी। लेकिन उस मटन स्ट्रीट पे वो लोगों ने चोरी का सामान चूँकि बेचना और ख़रीदना शुरू कर दिया तो उसका नाम चोर बाज़ार हो गया। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है चोर बाज़ार। आप लोग अगर वहाँ जाएँ तो लोग कहते हैं कि जाने वाले जाते घड़ी पहन करके हैं और आते हैं बगैर घड़ी के, यानी बेच के नहीं आते, गंवा दिए जाते हैं। लोग जाते हैं अपनी 4 पहियों की गाड़ी के साथ और एक पहिया जो है उनका निकाल लिया जाता है।
सुपर है, बॉम्बे में सब कुछ मिलेगा और चोरी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्यों? मतलब मेरी जो फेवरेट कहावत है वो कौन सी है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत इजाद की माँ है। और नेपोलियन हिल ने इसके अंदर इजाफा किया था। और फादर ऑफ क्राइम, और जुर्म का बाप है। चोर बाजार में मुजरिमीन ने एक मार्केट बना दी, एक मटन की मार्केट को उन लोगों ने चोरी की मार्केट बना दी और पूरे शहर का बल्कि पूरे मुल्क का चोरी किया वो माल आके वहां बिकता है। ये अपने आप एक इंटरेस्टिंग चीज है, फिर भी डिस्कस करेंगे चोर बाजार को हम लोग, लेकिन शायद बॉम्बे वाले जानते भी होंगे चोर बाजार को। बोईवाड़ा की पुलिस जो है वो पहुंच जाती है और वहां ढूंढने लगती है कि ये कोई ज्वेलरी वाला यहाँ आया है क्या, किसी कुछ बेचा है क्या, कुछ किया है क्या। उनको जो है कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन खबरी, आपको पता है खबरी लोग कैसे ऑपरेट करते हैं? खबरी लोग जो है कभी कभी पुलिस की मतलब की चीज़ तो बताते हैं, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं जो उनके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नहीं होती है, बट मे बी समटाइम्स पुलिस वाले उस चीज़ पे कैपिटलाइज कर जाते हैं। उस खबरी ने चोर बाजार में पुलिस को एक नई लीड दे दी। क्या लीड दे दी? उसने कहा देखिए सर, हमको पता नहीं, एक अजीब बात हम देखते हैं, हर हफ्ते एक मलबारी आता है और मलबारी आकर के 2 टाइपराइटर चोरी किए हुए बेच जाता है। अब पुलिस वाले का दिमाग ठनका, हर हफ्ते 2 टाइपराइटर, मलबारी, एक ही आदमी? हाँ साहब, एक ही आदमी है, कोई गैंग नहीं है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, वही है। वो आता है, हर हफ्ते 2 टाइपराइटर लाता है और सालों से हम लोग जो है टाइपराइटर जो है वो खरीद करके वो बेच दे रहे हैं, साउथ में बेच दे रहे हैं, क्योंकि और कोई महाराष्ट्र में तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा चोरी का है। हम लोग उसको जो है चेन्नई में, कर्नाटका में, हम लोग जो है उसको केरला में, यहाँ वहाँ आंध्र प्रदेश में बेच देते हैं और अच्छे भाव में मिल जाता है। दिस इज समथिंग जो पुलिस वालों को बड़ी हैरानी हुई। बिकॉज देखिए ना, कंसिस्टेंसी, आप खाली इमेजिन कीजिए कि अगर एक हफ्ते में 2 टाइपराइटर, तो इसका मतलब 52 हफ्तों में जो है वो 100 टाइपराइटर हो गए। और वो कह रहा है कि सालों से ला रहा है, तो मतलब 3 साल, 2-3 साल जो भी जोड़ लीजिए, मतलब पुलिस वालों को मालूम पड़ा कि इस शहर में 300 कम से कम टाइपराइटर तो चोरी हो गए हैं और बगैर किसी कंप्लेंट के चोर बाजार में बिक भी गए हैं। और चोर आज तक लापता है, हत्थे नहीं चढ़ा। तो हुआ यही था कि पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को जब पता चला तो ठीक है वो तो करते हैं, लेकिन इस मिस्टीरियस चोर को भी देखते हैं। ये भाई ने जो है पुलिस वालों ने क्या किया कि इसके राजन अन्ना के गिरफ्तारी के लिए, इस टाइपराइटर चोर की गिरफ्तारी के लिए एक जाल बिछाया। अब जो उन्होंने एक जाल बिछाया और पुलिस वालों को आसपास तैनात कर दिया, तो जब ये टाइपराइटर चोर राजन अन्ना, जिसको लोग उस जमाने कहने लगे थे, आया और जब उसने टाइपराइटर बेचने गया, पुलिस वालों ने उसको धर दबोचा, 2 थप्पड़ और सारी कुछ बाहर निकल के आ गई और सारा एक एक दुकान, एक एक जगह सब कुछ उसने कबूल कर दिया। बस मसला यही था कि चूंकि बहुत बड़ी सी या बहुत महंगी सी या बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चोरी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको जेल में डाल दिया और एक बड़ा लंबा चौड़ा केस नहीं बनाया उसको। बस हुआ यही कि साल 2 साल का इस पे एक सजा सुना दी गई और इसको जेल में डाल दिया गया, आर्थर रोड के अंदर। एक बहुत बड़ी भूल जो हमारे कानून व्यवस्था की है वो ये लगता है कि हमारी जेलें लोगों को रिफॉर्म करती हैं। हमारी जेल लोगों को रिफॉर्म नहीं करती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई करेक्शनल सिस्टम नहीं है। सिर्फ ये कर सकती है कि मुजरिम को उठा के वो अंदर डाल देती है, लेकिन वो रिफॉर्म तो नहीं होता। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि वो मुजरिम जो है और ज़्यादा सधा हुआ और बड़ा और गहरा मुजरिम हो जाता है। राजन नायर जब गिरफ्तार होकर आर्थर रोड में पहुंचा था, तब वो एक टाइपराइटर चोर था। लेकिन 3 साल इस शहर के एक से एक क्रूर, जिद्दी, अपने आप में बहुत कमीने और अपने आप में बहुत ज़्यादा लालची, खूंखार, शातिर, चालाक क्रिमिनल्स के दरमियान उसने ज़िंदगी गुजारी।
और ज़िंदगी गुजारने के बाद उसने अपने आप में खुद एक फॉर्मूला कायम कर लिया। उसने ये देखा कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं लोन वुल्फ था। मैं अब तक अकेले काम कर रहा था और नेचुरली जब एक आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक अकेले ही काम करेगा तो सबकी निगाहों में आएगा। यहाँ तो काम डेलीगेशन से होता है। अंडरवर्ल्ड में एक टॉप बॉस होता है, उसका मैनेजर होता है, उसका एक मैन फ्राइडे होता है, फिर उसके नीचे के लोग होते हैं, फिर जो है उसका फुट सोल्जर होता है। उसको लगा कि यार ये मैंने कैसे सब कुछ अपने हाथ से किया और मैं फंस गया। अगर मैं एक दो चार लोग अपने पास रखे होते तो शायद मेरे लिए बेहतर होता। अगर मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैं उसको करता था। देखिए ये जो किताब में दाऊद इब्राहिम की इस अगर आप बुक को गौर से पढ़ें, मैंने ये कहा था कि ये वो पहला गैंगस्टर था दाऊद जिसने अंडरवर्ल्ड को कॉर्पोरेटाइज कर दिया। यानी बाकायदा उसने जो है, यानी आज जैसे हमारे सिस्टम में एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, एक सीईओ होता है, दूसरे मैनेजर्स होते हैं, बाकी फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, वो जो सारी चीज़ें होते हैं वो उसने वो सिस्टम अपनी गैंग के अंदर लाया। आपने देखा था कि मैं अब उसकी गैंग के स्ट्रक्चर में फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बयान कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल कैसे क्रिकेट बैटिंग जो है वो शरद शेट्टी देखता था, फिर उसके जो एक्सटॉर्शन और किलिंग को जो है छोटा शकील देखता था। बॉलीवुड के लिए जो है उसने अबू सालिम को और लगा रखे थे, अनीस इब्राहिम देखता था। बाकायदा उसने एक स्ट्रक्चरिंग कर रखी थी कि रियल एस्टेट कोई और देखेगा, हवाला का कोई और देखेगा। दैट्स हाउ ही हैज बीन ऑपरेटिंग। तो ये चीज़ औरों ने पिकअप नहीं की थी क्योंकि ही वॉज द रूलिंग डॉन एट दैट टाइम, सो कोई और ने इसको पिकअप नहीं किया। लेकिन राजन नायर जो है उसने इस बात को सोचा कि मैं उस एरिया में, कौन सा, आपके नॉर्थ ईस्टर्न सबर्ब्स कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न सबर्ब्स के अंदर क्या आता है? चेंबूर, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप, मुलुंड, ये सारा नॉर्थ ईस्टर्न सबर्ब्स है। सो नवी मुंबई तब तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी, हालांकि वो डेवलप हो रही थी। इसने सोचा कि मैं इस एरिया में अपना मजबूती कायम करूंगा और फिर इसने जेल से निकलते ही कुछ लड़कों को उसने हायर कर लिया। जिन लड़कों को उसने हायर किया था उसमें एक लड़का था राजेंद्र निखालजे। यस, आपकी गेस एकदम सही है। राजेंद्र निखालजे एक्चुअली छोटा राजन, जी हाँ, ये राजन नायर का जो है शागिर्द था। अब चूंकि वो राजन नायर जो उस वक्त में राजन अन्ना के नाम से मशहूर हो चुका था और राजेंद्र को भी लोग जो राजन ही करने लगे थे, बोलने लगे थे, तो लोगों ने क्या किया कि उसको बड़ा राजन और राजन निखालजे को छोटा राजन बोलने लगे। ये सबसे पहले बड़ा राजन के मातहत आके काम करने लग गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये टेलर जो टाइपराइटर चोर बना और टाइपराइटर चोर से ये ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आया। इसने इस पूरे इलाके के अंदर फैल करके उसने हर जो उस जमाने में सिनेमा हॉल था उसमें अपने ब्लैक मार्केटिंग लड़के खड़े कर दिए। यानी हर थिएटर में 4-6 लड़के जो बाहर खड़े के ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। तो चेंबूर के अंदर जितने भी सिनेमा थे और जो कुछ भी थे वहां पे ब्लैक मार्केटिंग करने लग गया। सहकार सिनेमा जो तिलक नगर के पास था वहां पे छोटा राजन का इलाका था और उसके आसपास के सारे लड़के उसके साथ मिलकर ब्लैक मार्केटिंग करने लगे। ये इन तमाम चीजों को और ब्लैक मार्केटिंग के चलते हुए, गुंडागर्दी चलते हुए, पुलिस को जो है उसको उनको पुलिस से बगावत करते हुए और लोगों से लड़ते हुए ये अपने आप में बहुत मजबूत हो गए। अब राजन अन्ना चेंबूर से मशहूर होते होते उसका नाम साउथ पहुंच गया। साउथ यानी कहा, नॉट द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ द सिटी डोंगरी। डोंगरी में दाऊद इब्राहिम जो है वो एक बहुत बड़े गम से गुजर रहा था। जी हाँ, जब 1981 में साबिर कास्कर की हत्या प्रभा देवी के पेट्रोल पंप पे हो गई थी, तब जो है दाऊद इब्राहिम जो है बहुत गहरे आघात, बहुत गहरे सदमे से गुजर रहा था और तिलमिला भी रहा था। क्योंकि पुलिस ने हत्यारे अमीरजादा को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन दाऊद का इंतकाम जो है वो पूरा नहीं हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, उसके गैंग के लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे और वो तिलमिलाया हुआ था और बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। किसी ने उसको सेशन दिया कि चेंबूर में जो राजन अन्ना, जो बड़ा राजन है, उसके पास बहुत बढ़िया बढ़िया लड़के हैं,
वो जो है आपका काम कर सकता है। दाऊद के बाद जो लड़के थे, वो लड़के शायद उनमें वो दिमाग नहीं था, या शायद उनमें वो डेयरिंग नहीं थी। ये जो है उसको लगा कि उसका काम शायद ये कर लेगा। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। दाऊद चूंकि इमोशनली बहुत ज्यादा उस वक्त हर्ट था, उसने सोचा बड़ा राजन को अप्रोच करके देखे उसमें है क्या। उसने बड़ा राजन को बुलाया ना। बड़ा राजन का जो है मुसाफिर खाना दाऊद इब्राहिम के पास बुलाए जाना अपने आप में उसके लिए एक बहुत इज्जत की बात थी। मेरे को दाऊद भाई ने बुलाया है, यानी ऑल डन। वो समझता था कि मैं कौन हूँ, टेलर से टाइपराइटर चोर बन के अब क्या कर रहा हूँ, मैं सिनेमाज में ब्लैक मार्केटिंग कर रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम कौन है? वो बड़ा माना हुआ इस वक्त जो है शहर का गुंडा माना हुआ डॉन है। उसने मुझे मुसाफिर खाना बुलाया है पाक मोड़िया स्ट्रीट में, जाके देखता हूँ। वो जाके उससे मुलाकात की। अब जब उसने मुलाकात की, दाऊद की बात हुई, तो जिन लोगों ने मुझे कहानी बयान की है, जो उस कमरे में मौजूद थे, वो लोग हैरान हुए कि उन्होंने दाऊद को कभी भी इमोशनली डिस्ट्रॉट नहीं देखा है। देखिए ऑल सेड एंड डन, वो कितना भी शातिर हो और कितना भी दिमाग वाला हो और कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, दाऊद आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग है। और नेचुरली उसके अपनी इनसिक्योरिटीज, उसके अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगे, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सामने तो अपना दिल खोल देता होगा। ये उसने जो है बड़ा रानी साथ भी कर लिया। अचानक ही जस्ट काइंड ऑफ ब्रोक डाउन, और उसने जो है वो बड़ा राजन के सामने सब कुछ बोल दिया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन शायद आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा कि जो केरला के लोग होते हैं वो दिखने में बहुत स्टीली रिजॉल्व के होते हैं, अपने आप में बहुत मजबूत होते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग, उनकी एजुकेशन, उनका सब कुछ बहुत जबरदस्त होता है। यानी आप इसलिए देखिए इट्स द ओनली स्टेट जिसके पास 100% लिटरेसी है। वॉल ऑफ स्टील कहलाए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर एक अच्छी एबिलिटी होती है, ये खुद इनके सामने जो वॉल ऑफ स्टील होगी ये उसको घोल देते हैं, उसको पिघला देते हैं, और वॉल ऑफ स्टील जो है वो वॉल ऑफ वैक्स हो जाती है। आप ट्राई कर लीजिए, आप सबके जो है माशाल्लाह मल्लू दोस्त होंगे, और सबके जो है बॉम्बे के अंदर आज बहुत से मलबारी हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत से मलबारी हैं, गल्फ मलबारी से भरी हुई है। आप ट्राई कर लीजिए, एक मल्लू दोस्त पकड़िए और आप देखिए कि वो अपने अंदर बहुत मजबूत होगा। मैं तो कितने सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे बहुत से मल्लू दोस्त रहे हैं। आप जब उनसे बात करिए तो बहुत मजबूत रहेंगे, आप स्क्रीन उनके उस तरफ देख नहीं सकते, वो अपने आप को बहुत मजबूत रखेंगे, अनलेस के दे स्टार्ट ड्रिंकिंग विथ यू एंड ब्रेक डाउन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप जब उनसे बात करेंगे ना तो आप अपनी अंदर की मजबूती को रोक नहीं पाएंगे, और कहीं ऐसा आपको लगता है ये दोस्त, इसके सामने अपना दिल खोल दूं। वेल दैट इज माई एक्सपीरियंस। आप सब लोग अपने एक्सपीरियंस बताइएगा कैसे इस बारे में, कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस। एनीवे, दाऊद के साथ भी ऐसे ही हुआ, बड़ा राजन के सामने खुल गया, ओपन हो गया। लोग कहते हैं उसकी आंख में आंसू भी आ गया। फर्स्ट साबिर की मौत उसके लिए बहुत बुरी चीज थी। दिस अफेक्टेड बड़ा राजन। दाऊद ने अपना दिल मेरे सामने खोल दिया, और तब उसने सोचा कि मैं दाऊद की जरूर मदद करूंगा। उसी वक्त फौरन उसके पास जो है नॉर्थ ईस्ट में दो लोग थे। एक था फिलिप पांड्रे, और हालांकि अब्दुल कुंजू उसका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता उस जमाने में। अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक्चुअली कुंजू को बड़ा क्रिमिनल जो है बड़ा राजन नहीं बनाया था, लेकिन फिर ये हुआ कि जब वो बड़ा बन गया तो उसने बड़ा राजन के खिलाफ बगावत की। और ये अपनी एक अलग साइड कहानी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुंजू उसका शागिर्द होने के बावजूद जो है उसने क्या किया, उसने बड़ा राजन जिस लड़की के इश्क की वजह से वो क्रिमिनल वर्ल्ड में आया था, कुंजू ने धोखा देके उसी लड़की से शादी कर ली, और बड़ा राजन के साथ ऐसा उसने धोखा किया। क्या कहा था? वो फरमा चुके हैं कि जिस पे तुम एहसान करो उसके नुकसान से, उसके शर से होशियार रहो। याद रखिए, ये अजीब बात है, लोग हमेशा एहसानमंद होते नहीं हैं, और कुंजू भी एहसानमंद नहीं हुआ। उसने उसकी बीवी से शादी कर ली, और फिर ये उसने बड़ा राजन को बता भी दिया कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। बड़ा राजन बहुत दुखी हो गया, लेकिन वो कुंजू के खिलाफ उसने कोई कदम उठाया नहीं, वो दूर दूर रहा। लेकिन जब उसकी मुलाकात दाऊद से हो गई तब उसने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, और अब जो हूं मैं कुंजू को सही कर दूंगा। लेकिन बड़ा होने के लिए उसको दाऊद पे एक एहसान करना जरूरी था।
उसने क्या किया, उसने वहां जाके पलट के उन लड़कों को ढूंढा कि किससे कहे। एक उस जमाने एक गैंगस्टर और भी था जो फिलिप्स पांड्रे नाम से मशहूर था वहां पे, लेकिन बड़ा राजन ने उसको कंसिडर नहीं किया। बड़ा राजन ने अपने उस पूरे गैंग का जो बहुत अच्छा नाम रखा था वो था द गोल्डन गैंग। इससे पहले मुंबई के नाम इतने खूबसूरत गैंग्स के होते नहीं थे। क्या था, दाऊद गैंग, पठान गैंग, लाला गैंग, ऐसी सब पकिया गैंग, ऐसी गैंग हुआ करती थी। और ये क्या था, ये गोल्डन गैंग था। यानी अपने आप में ये गैंग जो है अपने आप को गोल्डन गैंग कर दी थी। इसकी गोल्डन गैंग में 50 लड़के थे। इस 50 लड़कों में से बड़ा राजन को कोई एक भी कायदे का नहीं दिखा, लेकिन उसको एक आदमी दिखा। क्या नाम उसका नाम, डेविड देवासयान परदेसी। वो एक अजीब गरीब था, चर्सी, मरा हुआ सा, मुर्दार सा, भीख मांग के जिया करता था, इन लोगों के टुकड़ों में पल रहा था। यानी बड़ा राजा ने किसी से कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे डेविड परदेसी का जन्म इसी काम के लिए हुआ है, वरना वो किसी और काम का था नहीं, एकदम यूजलेस फेलो था। इस लड़के को, डेविड परदेसी को पकड़ करके बड़ा राजा ने दाऊद से मिला दिया और कहा कि ये लड़का आपका काम करेगा, इसको आप पैसे दे दीजिए। दाऊद ने उससे कहा ये काम करेगा। तब उसको बड़ा राजा ने समझाया उसको कि देखिए कभी कभी जो है एक चूंटी जो है वो हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी को मार देती है। जरूरी नहीं कि हाथी को मारने के लिए आपको हाथी की जरूरत पड़े। और ये दीवाना है, अगर ये मर भी गया तो हमारे जेब से जैसे कि चिल्लर पैसे गिरे हों। वेल, उसको दाऊद को ये लॉजिक बहुत अच्छी लगी। डेविड परदेसी को तैयार किया गया और फाइनली डेविड परदेसी ने बड़ा राजन के इस विश्वास को पूरा करते हुए अमीरजादा की हत्या कोर्ट रूम के अंदर कर दी। आप देखिए, ऐसे आदमी जो भीख पे जिंदगी गुजार रहा था, उस आदमी ने कोर्ट रूम में जा करके अमीरजादा की ऐसी हत्या की कि वो अपने आप में बॉम्बे के इतिहास में बहुत ही खतरनाक किलिंग हो गई। बड़ा राजन was responsible for this thing. He planned out. डेविड परदेसी उसका सप्लाई किया हुआ आदमी था, है ना। टेलर, टाइपराइटर चोर, एंड नाउ अ कॉन्स्पिरेटर ऑफ मुंबई's मोस्ट हेनियस किलिंग। वेल, पठान हिल गए। पठान को बहुत गुस्सा आ गया कि एक बड़ा राजन जैसे छोटे से मामूली से आदमी ने हमारे भाई को, अमीरजादा को, कोर्ट रूम में डेविड परदेसी जैसे एक टुच्चे से मरवा दिया। दे हैव टू टेक रिवेंज, उनको बदला लेना था। अंडरवर्ल्ड में इंतकाम ऐसे ही चलता है। तो बड़ा राजन को बाद में अरेस्ट तो कर लिया गया, लेकिन पठान अपना इस इंतकाम को पूरा नहीं कर पाए। तब उन्होंने सोचा कि हम उसको भी कोर्ट में ही मरवाएंगे और यही हमारा इंतकाम पूरा होगा। तब उन्होंने क्या किया कि एक चेंबूर के एक आदमी को पकड़ा उन्होंने, चंद्रकांत सफालिका। एक जॉबलेस लड़का था, एक बहुत बेचारा गरीब लड़का था, उसको पैसों की बहुत जरूरत थी। इन पठान ने कहा कि हम तुमको जो है वो पैसे देंगे और तुमको आके ये हत्या करनी होगी। देखिए, ये अगेन जो रिप्ले हुआ इस एक्शन का वो अजीब गरीब था। इस डेविड परदेसी को, जो एक यूजलेस लूजर था जिससे उन्होंने हत्या करवाई थी, चंद्रकांत सफालिका एक जॉबलेस सा आदमी था जो फाइनेंशियल बहुत तकलीफ में था। उन्होंने क्या किया कि चंद्रकांत सफालिका को उन्होंने नेवी के यूनिफॉर्म दिए। आपने देखा होगा, अगर आप कभी साउथ मुंबई जाया करें, खासकर कोलाबा के एरिया में जाएं, आपको बहुत से लोग जो यूनिफॉर्म के में दिखेंगे नेवी के, वाइट शर्ट, वाइट हाफ पैंट और वाइट कैप। उस जमाने में यही यूनिफॉर्म था। तो उन्होंने चंद्रकांत सफालिका को कहा कि तुम जाके एस्प्लेनेड कोर्ट में जाके रेकी करो और इसको शूट कर दो। चंद्रकांत सफालिका ने एक किताब, बड़ी सी मोटी सी किताब ली और उसके अंदर जो है कटिंग करके उसने उसके अंदर गन रख दी और गन रख के उसने बाकायदा पूरी प्लानिंग की। और जब राजन नायर को उस पेशी में पेश किया गया, तब चंद्रकांत सफालिका ने बहुत ही क्लोज रेंज से उसको किताब खोल करके बंदूक निकाल कर उसको शूट कर दिया। बड़ा राजन वहां पे मर गया। यानी आप सोचिए कि क्या किलिंग होगी जो पुलिस को अंदाजा भी नहीं हुआ। यानी एटलीस्ट डेविड परदेसी ने जाके वहां पे उस पर हमला किया था, तब इंस्पेक्टर इसहाक बागवान ने फौरन जो है वो एक्शन लेते हुए डेविड परदेसी पे गोली चलाई थी और उसको जो है गिरफ्तार किया था। लेकिन इस मामले में जो है वो लोगों ने सोच भी नहीं सकेंगे कि इस चंद्रकांत सफालिका एक नेवी के यूनिफॉर्म में इसको मार देगा। बहरहाल, बॉलीवुड को ये सब चीजें बहुत पसंद आती है ना,
राहुल रवेल ने एक फिल्म बनाई थी अर्जुन, सनी देओल को लेकर के। उस फिल्म के अंदर बाकायदा ये सीन अगर आप देखें तो परेश रावल को राजा बुंदेला ने एक कोर्ट के अंदर नेवी यूनिफॉर्म में उसकी हत्या की थी। बहुत अच्छे से उसने सीन को जो है फिल्माया था। और ये मतलब पुरानी फिल्म है, उस जमाने तो मामला बहुत नया नया था। इसी तरह से जैसे उन्होंने बताया वो फिल्म में ऐसे हुआ था। ये कहानी बड़ा रजन की यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन आप सोचें कि वो आदमी किस लेवल तक पहुंचा, और अगर इसकी हत्या नहीं होती, अगर पठान ने मिल करके रिवेंज लेने की प्लान नहीं की होती, तो बड़ा रजन शायद बहुत आगे बढ़ता। क्योंकि बड़ा राजन की कहानी तो वहाँ खत्म हो गई, लेकिन उसका शागिर्द छोटा राजन जो है उसकी कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई। छोटा राजन जो है वो दाऊद इब्राहिम के जेर साया उसकी सरपरस्ती में पल करके बड़ा हो गया। दाऊद ने फिर उसको शरण दी, और फिर छोटा राजन जो एक ब्लैक मार्केटर था सहकार सिनेमा में, वो दाऊद के साथ मिल गया, और फिर दोनों ने अपने साथ में काम करने लग गए। यानी शायद हम आई डोंट नो कि ये एक्सप्रेशन कहना बहुत सही होगा, बट बड़ा रजन जो है वो कोलैटरल जो है डैमेज बन गया इस सारे मामले में। लेकिन इन पार्टिंग इन रिटर्न वो अपने बदले में अपना बेस्ट शागिर्द जो है वो दाऊद के हवाले कर गया। और किस तरह से फिर उसके बाद 80s में से इन दोनों की दोस्ती साथ हुई, और पहले दाऊद जो है वो दुबई गया, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। और फिर छोटा रजन रुका, और उसके बाद वो खुद भी दुबई चला गया, और आगे क्या हुआ ये कहानी आप सबको पता है। बट आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और ये कैरेक्टर बहुत अजीब लगा होगा। आई फील कि ये बहुत ही अजीब कैरेक्टर था। यानी राजन नायर जैसे कैरेक्टर जो एक छोटी सी लाइफ से आके इतने बड़े बन जाएं, और जेल से आने के बाद टर्निंग पॉइंट कर लें, और बाद में एक गोल्डन गैंग के जो है वो सरगना बन जाए। टू मी आई स्टिल फाइल, जब मैं आज भी कहानी जब आज आपके पास रिकॉर्डिंग करने से पहले जब कल रात को 3 बजे बैठ के उसके नोट्स देख रहा था मैं उस कहानी के, एंड आई वाज स्टिल गेटिंग सरप्राइज्ड। यानी आप सोचिए कहानी मेरी खुद की लिखी हुई है, लेकिन मैं खुद जो हूँ उस कहानी को आज भी पढ़ के फैसिनेट हो जाता हूँ। आई होप आप सबको ये कहानी एंजॉय की होगी। आप आते रहिएगा, अपने कमेंट्स देते रहिएगा, मेरी हिम्मत अफजाई करते रहिएगा। अगली बार तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट।